तो अब यहां पर अपन देखने वाले हैं पैरेललोग्राम और पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कुछ नहीं है, ट्रायंगल देख लिया ना, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं समझ में आ गया ना, बस वही। यहां पर एक और देखने का तरीका है, जैसे अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं आपको ए और एक वेक्टर दिया हुआ है बी, ठीक है क्या, तो बी के पैरेलली एक लाइन खींच सकते हो क्या? बी के पैरेलली आप बोलोगे सर एक लाइन खींच दिए। ए के पैरेलल एक लाइन खींच सकते हो, आप बोलोगे सर खींच दिए। ये आपका क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। एडजेसेंट साइड्स इक्वल है लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो आप बोलोगे सर इसका जो डायगोनल होगा, इनके बीच से जो डायगोनल गया है ये आपका रिजल्टेंट होगा। अरे भैया ट्रायंगल लॉ ही तो हो गया, ये ए और ये बी, तो रिजल्टेंट आर। तो इसको आप ट्रायंगल लॉ बोल लो, पैरेललोग्राम लॉ बोल लो, सब एक ही है। बात समझ में आ रही है क्या? बस आपको रिजल्टेंट मालूम है ना, C इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बस बाकी कहीं ध्यान देना ही नहीं है। ठीक है क्या? पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है समझ में आ गया। सेम वैसे ही पॉलीगन लॉ क्या बोलता है, अगर एक दो नहीं बहुत सारे वेक्टर्स हैं तो सबको जोड़ते जाओ, पहले के हेड से दूसरे का टेल, फिर दूसरे के हेड से तीसरे का टेल, ऐसे जोड़ते जाओ और लास्ट में जो आपका रिजल्टेंट है वो क्या होगा, सबसे पहले वाले के टेल से सबसे फाइनल वाले का हेड। तो जैसे यहां पर ये एक वेक्टर था आपका, ये एक वेक्टर ए था, तो दूसरा वेक्टर बी को जोड़ दिया गया उसके ऊपर, फिर सी को जोड़ दिया गया, फिर इधर नामकरण सेम हो गया सी और सी, फिर डी, तो फाइनल रिजल्टेंट क्या हो गया, सबसे पहले वाले के टेल से फाइनल वाले का हेड, ये आपका रिजल्टेंट हो गया। तो ये आपका हो गया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लास्ट क्लास में बताया था, समझ में आ गया था, वही अपन यूज कर रहे हैं किसके लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए। बाकी उसको समझाने के लिए आप अलग अलग तरीके से समझा सकते हो। देखो ऐसे ही अगर कुछ भी बोल दूं मैं, अगर ये एक ए है, एक ये बी है और एक ये सी है, सर तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? अब पॉलीगॉन बनाने के लिए ये डिपेंड नहीं करता है कि आप पहले कौन सा ले रहे हो, कोई सा भी लो, रिजल्टेंट आपका वही आएगा। चलो किसको लूं पहले, ए बी सी में से? सर कुछ भी ले लो, बी ले लो, बी ले लिया। फिर किसको लूं? आप बोलोगे सर ए को ले लो, ठीक है चलो ए को ले लिया। फिर किसको लूं? आपने बोला सर सी को ले लो, सी को ले लिया। तो जो रिजल्टेंट है आपका वो रिजल्टेंट हो जाएगा सबसे पहले वाले के टेल से लेकर के सबसे फाइनल वाले के हेड तक, ये आपका रिजल्टेंट हो गया। बात समझ में आई क्या? पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसका जो एडजेसेंट होगा, सॉरी उसका जो डायगोनल होगा वो आपका क्या होगा, रिजल्टेंट, वो क्या होगा आपका रिजल्टेंट। उसी तरीके से पॉलीगॉन क्या बोलता है, हर वेक्टर को जोड़ते जाओ, हर वेक्टर को जोड़ते जाओ ताकि पूरा एक पॉलीगॉन बन जाए। देखो ये पूरा एक पॉलीगॉन बना हुआ है क्या, ये ए ये साइड का ये पॉलीगॉन, तो बाकी सारे साइड का रिजल्टेंट नेट फाइनल वाला साइड है। बात समझ में आई क्या? ये आपका हो गया पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो लिखना है क्या, दोनों को लिख लो फटाफट एक बार, इसको यहां से मिटा देते हैं। चलो दोनों को लिख लो, बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, आवाज आ रही है? ठीक है फटाक से। इफ, कौन सा कलर से लिख लें भैया, चलो ठीक है। इफ टू नॉन जीरो vectors are represented by the two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is given by the diagonal of parallelogram passing through the point of intersection of two vectors। क्लियर है क्या? डब्बा बना दो,
समझा दिया मैंने। अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और उनको अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो एक पॉलीगॉन के दो एडजेसेंट साइड से, एक पॉलीगॉन के दो एडजेसेंट साइड से, दो एडजेसेंट साइड से अगर आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जो डायगोनल है, और वो भी कौन सा डायगोनल, जो उन दोनों वेक्टर्स के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, वो आपका रिजल्टेंट होगा, वो आपका रिजल्टेंट होगा। क्लियर है? व्हाट इज पैरेललोग्राम बता दिया मैंने। अब चलो वैसे ही पॉलीगॉन लॉ भी लिख लो, चलो खुश हो जाओ, और क्या है, सेम वही है, लिख लो बस। इफ number of non-zero vectors are represented by the n minus 1 sides of an n side polygon, then the resultant is given by the closing side or the nth side of the polygon taken in opposite order। ठीक है, इसको भी डब्बा बना दो सर। लिख लिए नोट्स? नोट्स जरूरी हैं, नोट्स बनाते जाओ, नोट्स जरूरी हैं। ठीक है क्या? दोनों लिख लिए, दोनों बता दिया। अगर एक पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट साइड से अगर आप किसी दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जो डायगोनल है वो आपका रिजल्टेंट होगा। वो भी कौन सा डायगोनल? जो कि दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। उसी तरीके से आपको क्या बोल दिया गया, अगर n साइड का पॉलीगॉन है, तो n माइनस 1 साइड अगर आपने वेक्टर्स लिए हैं, तो जो nth लास्ट वाला साइड है, देखो जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 6 6 साइड का पॉलीगॉन आपने लिया, 6 साइड का पॉलीगॉन आपने लिया, जिसमें से 5 n माइनस 1 मतलब 5 साइड्स आपने वेक्टर्स के लिए हैं, तो जो फाइनल रिजल्टेंट होगा वो लास्ट वाला साइड होगा, इन द रिवर्स ऑर्डर। बाकी सब ऐसे 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 चल रहे थे, तो ये उल्टा। बात समझ में आई क्या? मैंने डेफिनेशन भी लिखवा दी और आपको समझा भी दिया, बहुत सिंपल है। अब आपका काम है क्वेश्चन करना। चलो क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द रिजल्टेंट। 30 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं। स्क्रीन पॉज करो, स्क्रीन पॉज करो और इसको करो। स्क्रीन पॉज करो, चलो देखते हैं। अब मैंने आपको बोला रिजल्टेंट बनाना है, तो किसको पहले लेना है ये मैटर नहीं करता। चारों में से आपको जिसको पहले लेना है सर ले लो। किसको लूं बताओ? सर मेरा मन कर रहा है पहले, चलो लाइन से ही चलते हैं। तो पहले ए को ले लिया, फिर बी को ले लिया, फिर सी को ले लिया, फिर डी को ले लिया। तो आप बोलोगे सर रिजल्टेंट कौन सा होगा? सबसे पहले वाले के टेल से सबसे फाइनल वाले के हेड। तो आपने रिजल्टेंट बना लिया। अगर कोई किसी और सीक्वेंस में भी लेना चाहता है तब भी रिजल्टेंट यही आएगा। मैग्नीट्यूड इसी के हिसाब से बनाना, स्केल से बनाओगे तो एग्जैक्ट आएगा। अभी यहाँ पर फिगर में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। मान लो आपने बोला सर पहले मैं बी लूंगा, पहले आपने बी ले लिया, ठीक है। फिर आपने बोला सर मैं ए लूंगा, आपने फिर ए ले लिया। फिर आपने बोला सर डी लूंगा, डी, डी आपने थोड़ा कम लिया है, डी ले लिया आपने, वापस यहाँ पहुंच गए डी, ठीक है। फिर आपने बोला सी, फिर आपने सी ले लिया और आप यहां पर पहुंच गए। तो आपका अभी भी जो फाइनल रिजल्टेंट है वो कहां से होगा? सबसे पहले वाले के टेल से लेके सबसे फाइनल वाले के एंड तक। देखो ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट आपका हमेशा बराबर आएगा। जब भी आप इसको टू द स्केल ड्रॉ करोगे, आप पहले कौन सा ले रहे हो इससे मैटर नहीं करता। बस पहले वाले के हेड में दूसरे वाले का टेल, फिर दूसरे वाले के हेड में तीसरे वाले का टेल, ऐसे जोड़ते जाओ और फाइनल रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं आज, मेन अपना क्वेश्चन ही है इसमें, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, फटाफट देखो। विच रिप्रेजेंट करेक्टली द रिलेशन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। 2 सेकेंड स्क्रीन पॉज करो, 2 सेकेंड स्क्रीन पॉज करो और मेरे को बताओ फटाक से। 30 सेकेंड से ज्यादा मैक्सिमम टाइम, 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं इसमें। चलो चलो देखें। आप बोलोगे सर आपने बताया था
पहले के हेड में दूसरे का टेल होना चाहिए तो ये रिजल्टेंट होता है सी, ऐसा होना चाहिए। देखते हैं कौन सा है। ये हो गया ए, ठीक है। अपन को क्या चाहिए, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ए ये है तो बी को उठा के लाना पड़ेगा यहां, तब जो ये होगा आपका रिजल्टेंट सी। तो ये तो भैया गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? ये बात आपकी गलत हो गई। दूसरी बात देखो, यहां पर आपका ये ए है, बी क्या होना चाहिए, यहां से उठ के आना चाहिए। तो ए यहां है, बी यहां उठ के लेके गए अपने, तो रिजल्टेंट ये होना चाहिए आपका सी, लेकिन रिजल्टेंट दिया हुआ है ये, तो ये भी आपका गलत। बात समझ में आई क्या? क्या कर रहा हूं, ए प्लस बी करना है बस, ए प्लस बी, क्या रिजल्टेंट आएगा बना के देख लो। समझ में आया? और बी किस तरीके से होना चाहिए कि बी का एंड ए के हेड में होना चाहिए, बी का एंड ए के हेड में होना चाहिए। बी का जो एंड है वो ए के हेड में है ही नहीं, तो मैंने इसी वेक्टर को उठा के यहां से यहां रख दिया। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट सी। बात समझ में आ रही है क्या सभी को? चलो, तो अपना ए ऑप्शन हो गया पूरी तरीके से फेल, बी वाला भी गलत। सी वाला देखो, सी ऑप्शन, ए है ऐसा, बी है ऐसा, ठीक है क्या? तो सी होना चाहिए ये, लेकिन गलत है। सी कहां से कहां दिया हुआ है, यहां से यहां, ये भी गलत। बात समझ में आई है क्या? ए था ऐसे, बी था ऐसे, तो सी और बड़ा होना चाहिए, और बड़ा होना चाहिए, तो ये भी हो गया गलत। अब यहां पर देखो, ये ए है, अरे बी तो उसके एंड से जुड़ा हुआ है, और सी यहां पर ऐसा का ऐसा है, तो अपना आंसर करेक्ट क्या हो गया, डी। चलो, ऑप्शन दिया हुआ नहीं था यहाँ, ए बी सी डी, करेक्ट आंसर इज डी। बात समझ में आई क्या? करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो गया आपका, डी। पक्का? डन? आगे बढ़े? चलो, बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पॉज करो। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। क्या बोला गया है? द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर हैं आपके पास ए और बी। आपको बोला गया है ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है ए से, इज परपेंडिकुलर टू ए, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। जो आपका वेक्टर बी है उसका आधा मैग्नीट्यूड है आपका जो रिजल्टेंट है, जो आपका रिजल्टेंट है वो बी का आधा है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, इसके लिए पूरा 1 मिनट मिलता है। 1 मिनट स्क्रीन को पॉज करो और सोचो। 1 सेकेंड, 1 मिनट स्क्रीन को पॉज करो और सोचो। चलो, बताऊं क्या मैं? देखो, अब क्या बोला है कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ताकि रिजल्टेंट आए सी, इसलिए ऐसा बनाया, क्योंकि मेरे को जो रिजल्टेंट है वो क्या चाहिए, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर चाहिए ए के। बात समझ में आ रही है? तो ए इधर है तो बी इधर होगा, तभी तो रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होगा किसके, ए के। क्लियर है? ये बात समझ में आई? अब देखो, अब और क्या बोला गया है, जो सी है, जो रिजल्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड आधा है बी से, उसका मैग्नीट्यूड आधा है बी से। तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, दिस इज बी बाई 2, मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज, इसको मैग्नीट्यूड 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 वाइज बी बाई 2। अब ये मैग्नीट्यूड है बी और ये मैग्नीट्यूड है बी बाई 2, तो सर एंगल तो बहुत इजी हो गया बताना, एंगल तो बहुत इजी हो गया बताना। देखो, अभी क्या क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान रखो। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल बताओ। मैंने आपको सिखा चुका है कि एंगल कैसे निकालते हैं दो वेक्टर के बीच का, या तो वो टेल से टेल जुड़े होने चाहिए, या तो वो हेड से हेड जुड़े होने चाहिए, तभी जो उनके बीच का एंगल है दैट विल बी एंगल बिटवीन वेक्टर्स। बहुत सही, बहुत सही। अब आप बोल दो कोई भी एंगल ले लो। चलो, मान लो ये एंगल आपने बोल लिया थीटा, ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल है थीटा, ये एंगल, ये वैल्यू है बी और ये वैल्यू है बी बाई 2। तो पी और एच के बीच का रिलेशन कौन बताता है, साइन थीटा। तो आप बोलोगे सर साइन थीटा
साइन थीटा इज इक्वल टू b/2/b। तो b ने b को मार दिया हाफ, तो साइन थीटा हाफ मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये बात समझ में आई क्या? थीटा की वैल्यू आपकी आ गई 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 30 डिग्री। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, देखो ये a हो गया आपका और ये आपका b हो गया, इन दोनों के बीच का ये एंगल है 30। तो अब आपको क्या चाहिए? या तो वो हेड से हेड ज्वाइन हो या तो वो टेल से टेल ज्वाइन हो। तो आप बोलोगे सर कुछ मत करो, इस वेक्टर को उठा के लाके रख दो यहां। क्या करो? इस वेक्टर को उठा के लाके रख दिया आपने वहां। तो सर ये एंगल कितना था? 30। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60। और ये एंगल कितना था? 90। तो ए और बी के बीच का एंगल हो जाएगा 60 प्लस 90 विच इज इक्वल टू 150 डिग्री। आंसर। बात क्लियर हुई क्या? पहले अपन ने एंगल निकाल लिया, एक ट्रायंगल बना ए और बी जिसका रिजल्टेंट था सी, और ये जो सी था वो परपेंडिकुलर था ए के। और आपको एक और वैल्यू दी हुई थी, एक और डाटा दिया हुआ था क्वेश्चन में कि जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड आधा है बी का, उसका मैग्नीट्यूड आधा है बी का। तो वहां से अपन ने एंगल निकाल लिया, वो एंगल आया आपका 30 डिग्री। वो एंगल कितना है आपका? 30 डिग्री। बात क्लियर है क्या? अब वो एंगल 30 आ गया तो एंगल निकालना था, और वो तो अपन पहले देख ही चुके हैं। बी को उठा के अपन ने ऐसे रखा ताकि टेल से टेल ज्वाइन हो, या आप ए को भी उठा के रख सकते थे ताकि हेड टू हेड ज्वाइन हो। एक ही बात है, कुछ भी करो, ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बहुत इजी है, सिर्फ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड भी ज्यादा है, 10 सेकेंड भी ज्यादा है, जल्दी। टू ऑब्जेक्ट इज एक्टेड बाई एन ऑब्जेक्ट इज एक्टेड बाई टू फोर्स। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, 7 न्यूटन और 4 न्यूटन, 7 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स पॉसिबल इन ऑब्जेक्ट। उस एक ऑब्जेक्ट में मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये आप बोलोगे सर ये तो आपने बता ही दिया है। आप क्या बोलोगे? सर ये तो आप बता ही दिए। मैक्सिमम कब होता है? जब एंगल क्या हो? 0, तो a प्लस बी। मिनिमम कितना होता है? जब एंगल हो 180 डिग्री, तो a माइनस बी। आप बोलोगे सर मैक्सिमम की बात कर रहे हो, तो मैक्सिमम होगा 7 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 11 न्यूटन। मिनिमम की बात कर रहे हो तो 7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3 न्यूटन। बात समझ में आई क्या? बहुत सिंपल था, अति वाला सिंबल। चलो ये क्या बना हुआ है भैया? चलो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स of magnitude p and q are in the ratio 3:1, then which one is true? आपको क्या बोला है? दो वेक्टर हैं p और q, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है और उसकी जो मिनिमम वैल्यू है उसका रेशियो 3:1 है। तो इनमें से ए बी सी डी में से कौन से आपके सही हैं? आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं है, आपको इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है अभी इसी वक्त, अत्यंत तुरंत। चलो 1 मिनट, चलो 1.5 मिनट, 1.5 मिनट का टाइम है। 1.5 मिनट स्क्रीन को पॉज करो, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो फटाफट। स्पीड बढ़ानी है धीरे धीरे, अपन को स्पीड बढ़ानी है अपन को धीरे धीरे। अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस को। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, पी और क्यू दो वेक्टर हैं जिनका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का जो रेशियो है वो 3:1 दिया हुआ है। चलो देखें क्या, देखते हैं। देखो सर मैक्सिमम क्या हो जाएगा? p प्लस क्यू। अगर दो वेक्टर है तो मैक्सिमम क्या होगा? p प्लस क्यू। सर मिनिमम क्या होगा? p माइनस क्यू। और आपको इन्हीं दोनों का तो रेशियो दिया हुआ है क्या? 3:1। सर कौन सी बड़ी बात हो गई? इन्हीं दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:1। अब सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना तो आता है, क्लास 11th में पहुंच गए हैं भैया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना आता है कि नहीं? आता है ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बोलोगे? p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3p माइनस 3q। वो 3p को इधर लेके आ जाए या q को उधर लेके आ जाओ, तो q प्लस 3q। देखो ये 3q को उधर लेके जा रहे हैं तो नेगेटिव से क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। लेके आ सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की वो तो नहीं लेना पड़ेगा इजाजत? पक्का? चलो भैया लेके आ जाते हैं। तो आप क्या बोलोगे? q प्लस 3q इज इक्वल टू 4q इज इक्वल टू 3p माइनस p इज इक्वल टू 2p। तो q
2Q इज इक्वल टू पी, 2Q इज इक्वल टू पी। अरे भैया मैच हो गया ऑप्शन ए, अरे वाह हुर्रे, दिवाली मनाओ। चलो बात समझ में आएगा क्या? सिंपल है, सब चीज सिंपल है। जो जो कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं अगर वो ध्यान में हो तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आखिरकार आप कोई भी एग्जाम के रिजल्ट देखते हो, आपके पहले जितने भी लोगों ने दिए, आप देखते हो कि कई लोगों ने 360 में से 360 लाए, 360 में से 300, 340, 350 इस टाइप से ला रहे हैं। तो वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो यही कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। तो वो क्यों लेके आ पा रहे हैं? क्योंकि उनको सारे कॉन्सेप्ट्स ध्यान है और वो अपना ब्रेन डेवलप कर लिए कि कहाँ कौन सा लगेगा फास्ट। और ये आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। 10th में अगर किसी के 10% भी आए हैं तो वो भी कर सकता है। सिर्फ 1 महीना 2 महीना अपने आप को एक बार डेवलप करने की कोशिश करो और बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ क्या करना है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन रखना है। आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, सोचना है। भले ही आप फेल हो, 1000 बार फेल हो, 2000 बार फेल हो कि आपको खुद से आंसर नहीं आ रहा, बट करके देखो कितना ब्रेन डेवलप होता है। खुद से ट्राई करो फिर मानो, ठीक है क्या? खुद इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर का सम और डिफरेंस बराबर है। अरे भैया, दो वेक्टर का सम और डिफरेंस बराबर है। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। बहुत इजी है, 1 मिनट का टाइम फिर भी आपको दिया जाता है, आपके पास है 1 मिनट। अटेम्प्ट करो। आप लोगों के साथ थोड़ा देर चुप भी रहा करो, अटेम्प्ट करने दो। चलो अटेम्प्ट करो। चलो बताऊं क्या मैं आपको? चलो वेरी गुड। आपको बोला गया दो वेक्टर का सम और दो वेक्टर का डिफरेंस बराबर है। चलो वैसे तो ये क्वेश्चन मेरे को सब्ट्रैक्शन आपको पढ़ाने के बाद बताना था, लेकिन चलो अभी यहीं पर कर लेते हैं। इसके बाद और क्वेश्चन है क्या? नहीं है। चलो तो यहीं पर कर लेते हैं अपन एक बार इसको। दो वेक्टर का सम, मतलब अगर एक वेक्टर है ए और एक दूसरा वेक्टर है बी, तो दोनों का जो सम है और जो दोनों का डिफरेंस है ए माइनस बी, मतलब बी को उल्टा कर दो नीचे, ये दोनों बराबर हैं। तो ये कब होगा? क्लियर है क्या? तो आपको बताना है सर ए प्लस बी वेक्टर आपका हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा क्या? आपने बोला अगर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है और उनके बीच का एंगल है थीटा, उनके बीच का एंगल है थीटा, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे कि सर रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है? वहीं पर अगर आप माइनस की बात करो तो आप क्या बोलोगे? सर देखो, जैसे मान लो अपन को अभी एंगल कुछ पता नहीं है ना, ऐसे कोई आपने बना लिया वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इन दोनों का समेशन कहीं यहां पर रिजल्टेंट आ जाएगा ए प्लस बी, अगर ये एंगल थीटा है। बट अगर आपको ए माइनस बी बोला है तो ए माइनस बी तो इस डायरेक्शन में होगा, माइनस बी कहीं पर, सॉरी माइनस बी, तो बी यहां इस डायरेक्शन में होगा, तो इसी डायरेक्शन में आप क्या लिख सकते हो इसको? माइनस बी। आप क्या बोल सकते हो? ए प्लस ऑफ माइनस बी। आप क्या कर रहे हो? ए प्लस ऑफ माइनस बी, मतलब बी की जगह हर जगह आपको क्या डाल देना है? माइनस बी, तो रिजल्टेंट आ जाएगा। तो भैया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी कॉस थीटा। हर जगह बी की जगह क्या डाल दिया मैंने? माइनस बी, क्योंकि a माइनस बी है, a माइनस बी है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस ऑफ माइनस बी, a प्लस ऑफ माइनस बी। क्लियर है क्या? तो मेरा क्या आ जाएगा? देखो दोनों क्वांटिटी सेम है, दोनों जगह स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये दोनों कट गए, 2 + 2 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा 0 कब होता है? 90 डिग्री। कब होता है? 90 डिग्री।
बात समझ में आई क्या? तो आपको तो ये बात याद ही होनी चाहिए, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों सेम आ रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब एंगल कितना हो 90 डिग्री। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, अगर ये वेक्टर है a और ये वेक्टर है b, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और वहीं a माइनस बी करना हो, मतलब b उल्टा माइनस बी, तो आप क्या लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। सेम आ गया क्या? और ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी के बीच में एंगल कितना हो 90 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है? शांत एकदम सोच लो एक बार। सिंपल अपन ने खाली एडिशन पढ़ा भी, वेक्टर एडिशन, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। डन है? चलो, तो आज अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए। अगर कुछ नहीं समझ में आया, एक बार फिर से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो खुद से, वीडियो तो आपके पास है ही, इसको फिर से एक बार और अटेम्प्ट करो। क्लियर है क्या? चलो, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जो कि अपन यहां पर कर ही लिए। देखो यहीं पर देख लो इसको फटाक से, कुछ है नहीं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। या स्पेलिंग यार गलत होते रहती है, उससे वो करने का जरूरत नहीं है कुछ। देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मतलब दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, वही अभी मैंने आपको पूरा बता दिया। अगर ये वेक्टर है a, ये वेक्टर है b, ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये आपका क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बनाओगे आप। क्या बनाओगे? पैरेललोग्राम। तो आपका जो ये रिजल्टेंट था वो था a प्लस बी, और आपका जो ये रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट ये आपका होगा a माइनस बी। बात समझ में आ रही है क्या? अगर दो आपका पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में मैंने आपको बताया था, अगर ये a है और ये b, तो यहां से जो डायगोनल जा रहा है वो होगा a प्लस बी, और जो दूसरा बचा हुआ डायगोनल है वो होगा a माइनस बी। कैसे? आपने बोला सर a माइनस बी मतलब b का उल्टा, b का उल्टा ये। अब इसका रिजल्टेंट, तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? नीचे। बात समझ में आई क्या? और अभी अपन ने किया, यहां पर अपन ने b की जगह क्या डाल दिया था? माइनस ऑफ b। तो देखो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो सिंपल यहां पर जो रिजल्टेंट लिखा जाता है, रिजल्टेंट वो लिखा जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। अरे भैया सच्ची में इतना सिंपल है, खुद ही देख लो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, कर लिए अपन ने, आपने खुद ने किए कि नहीं? बस। तो अगर सब्ट्रैक्शन है किसी दो वेक्टर का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट इज योर रिजल्टेंट ऑफ a माइनस बी। कौन सा बड़ा ना भारी अपन ने इसमें तीर मार दिया, सिंपल सी चीज थी, वो प्लस वाले फॉर्मूले में b की जगह माइनस बी पुट कर दिया और आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है क्या? चलो, तो अब अपना ये भी हो गया। अब अपन कार्टेशियन फॉर्म में समझेंगे हर चीज, ठीक है? कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में कार्टेशियन फॉर्म में समझेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हंसते रहिए, अपने आप को डेवलप करते रहो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस घर में करते रहो। बाय।